हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, है ना। देखिए जो ले वाइगोस्की है ये किसकी बात करते हैं, समाज से सीखने की बात करते हैं। यानी बच्चा क्या करता है, समाज से इंटरेक्ट करके अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है ना। इसलिए इनकी थ्योरी का क्या नाम है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना। तो ये किसकी बात करेंगे, समूह में सीखने की बात करेंगे, सहयोगी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, चर्चा के थ्रू सीखने की बात करेंगे। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर हटेंगे। देखिए अगर हम बात करें सी ऑप्शन की तो यहाँ पर दे रखा है तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण। जो भी कंस्ट्रक्टिविज्म होंगे, जो भी रचनावाद से संबंध रखते हैं, वो कभी भी रोड मेमोराइजेशन की बात नहीं करेंगे। जैसे कि जीन प्याजे आपके हो गए, ले वाइगोस्की हो गए, है ना। ये लोग कभी भी रटने की बात नहीं करेंगे। तो कभी भी आपको ऑप्शन में रोड मेमोराइजेशन दिख जाए, प्रत्यय स्मरण दिख जाए, तो इसको आपको पहले ही काट देना है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। देखिए जब क्लासरूम के अंदर क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है ना, प्रत्येक बच्चा क्या है दूसरे बच्चे से अलग है क्योंकि उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो अगर हम उसका एक ही तरीके से आकलन करेंगे, एक ही तरह से उसको सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, तो हो सकता है किसी बच्चे को समझ में आए, किसी बच्चे को समझ में नहीं आए। तो हमें क्या करना है, अलग अलग तरीके से बच्चों का आकलन करना है, अलग अलग तरीके से उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर दे रखा है समान और मानक तरीके हो, ठीक है। हमें क्या करना है, अलग अलग तरीके से बच्चों का परीक्षण करना है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करना। देखिए कभी भी अलग करने की बात आ जाए, सेग्रीगेशन की बात आ जाए, वर्गीकृत करने की बात आए, तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, वो क्या कहती है, सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, बच्चों से बातचीत करना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए कि कौन सा बच्चा जो है किस तरीके से चीज़ों को सीख सकता है ना। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, तो देखिए ये बात जो है आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। हमें नियम कैसे रखने चाहिए, फ्लेक्सिबल, लचीले रखने चाहिए, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंज लाया जाए, है ना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी ही जो है राइट आंसर हो जाएगा। डी कटेगा आपका, बी और ए तीनों के तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। देखिए कभी भी विद्यार्थी में भय, ठीक है, डर नहीं पैदा करना है ना। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि आकलन का उद्देश्य ये थोड़ी होता है कि विद्यार्थियों में भय पैदा कर दे, है ना। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, ठीक है। देखिए बात तो ये आपकी सही दे रखी है, बट बाकी के ऑप्शन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। देखिए जो आपकी एनईपी है, एनसीएफ है, वो क्या कहती है, जो आकलन है ये लगातार करना चाहिए, है ना, शिक्षण अधिगम प्रोसेस के दौरान ही करना चाहिए, है ना। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार हो। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। देखिए ये बात भी आपके यहाँ पर गलत दे रखी है, कभी भी, ठीक है, तुलना की बात है तो ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पर बी ही ऑप्शन जो है करेक्ट दे रखा है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि, फीडबैक प्राप्त होता है, तभी क्या होता है, जो आकलन होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है ना। बच्चे ने कितना सीखा, किस तरीके से सीखा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, ठीक है, सत्तावादी, अधिनायकवादी, अनुमतिपरक, सुविधादाता। देखिए जो एनसीएफ है ना, एनसीएफ 2005 है, वो क्या कहती है, टीचर कैसा होना चाहिए, सुविधादाता, फैसिलिटेटर होना चाहिए, है ना। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है आपके यहाँ से हटेंगे। सुविधादाता का मतलब क्या, ठीक है, जैसे बच्चों को क्या करे, सिर्फ और सिर्फ वो थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करे, उसको सीखने में मदद करे, ठीक है, यानी कि और जैसे बच्चे की ज़रूरत है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों में चेंज लाए, है ना। टीचर क्या होना चाहिए, सुविधादाता, सत्तावादी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक तानाशाह हो, जैसा बोले वैसा बच्चे करे, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक सिर्फ और सिर्फ एक सुविधादाता होना चाहिए, एज ए फैसिलिटेटर होना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही आपकी एनसीएफ कहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुसंधान
सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। देखिए ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, ठीक है। एक जो कक्षा है, ठीक है, उसमें जो शिक्षिका की अपेक्षाएं होती हैं विद्यार्थी से, वो क्या करती है, विद्यार्थी के जीवन पर, ठीक है, विद्यार्थी के अधिगम पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है करेक्ट दे रखा है। का एकमात्र निर्धारक होती है, देखिए ये बात आपकी कहना गलत हो जाएगा, के साथ कोई संबंध नहीं माना जाता, नहीं, ये बात भी गलत है, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपका। अगर आप देखेंगे तो तीनों के तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं एक ही बात को कह रहे हैं, है ना। तीन ऑप्शन तो आपका करेक्ट होगा नहीं, यहाँ पर आपका एक ही करेक्ट होगा। तो वैसे भी हमें पता चल गया कि आपका जो है फर्स्ट ही ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, नहीं, ठीक है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इंक्लूड करके एजुकेशन प्रोवाइड करती है ना। तो ये काल्पनिक लक्ष्य नहीं है, ठीक है। जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के साथ के लिए हानिकारक है, देखिए नहीं, प्रत्येक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से चीज़ों को सीखता है, हानिकारक नहीं होता है उनके लिए, ठीक है। ये भी गलत है आपका यहाँ पर। विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, देखिए भार बढ़ा देना, ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी निगेटिव होती हैं, है ना। हमें प्रत्येक बच्चे को इंक्लूड करके समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, यही क्या कहती है आपकी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, देखिए ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। एज पर नीड, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा क्या कहती है, एज पर नीड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, समता के आधार पर जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। समता का मतलब देखिए समानता की बात नहीं करती है, समता की बात करती है ना। समता, समता का मतलब आपका क्या होता है, एज पर नीड, जैसे बच्चे की ज़रूरत है। अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसको ब्रेल लिपि ला करके दीजिए, है ना। जो स्पर्श करने वाली चीज़ें होती हैं वो उसको ला करके दीजिए। अगर बच्चे को जो है सुनने में प्रॉब्लम है तो आप उसको चित्रात्मक चीज़ों से के थ्रू पढ़ाइए, यानी अपने टीचिंग मेथड में परिवर्तन लाइए, ठीक है। विषय वस्तु को थोड़ा सा चेंज कीजिए, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन गलत है क्योंकि यह बच्चे के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है, देखिए नहीं, मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चे के अंदर क्या होती है, अनेक विभिन्नता होती है। एक तो उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता भी होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, यानी एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। ट्विंस भी जो जुड़वे बच्चे होते हैं इवन वो भी सेम नहीं होते, कुछ ना कुछ उसमें जो है डिफरेंस देखने को मिलता ही है ना। उसके साथ साथ बच्चे के अंदर क्या होती है, सामाजिक विभिन्नता होती है क्योंकि वो अलग अलग समाज से आता है। आर्थिक विभिन्नता होती है, सांस्कृतिक विभिन्नता होती है क्योंकि हर बच्चे की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो अलग हो सकती है ना। तो ऐसे में चीज़ें गलत तो नहीं हो सकती। ये इससे क्या होता है, बच्चा दूसरे बच्चे के संस्कृति के बारे में जानता है, समाज के बारे में जानता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, बच्चे के जो कौशल होते हैं, जो स्किल होती है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करती है ना। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, गलत वाला ऑप्शन तो आपका पहले ही कट जाएगा, है ना। दो ऑप्शन आपके यहाँ पर बचते हैं, इसमें से हम लोग चेक कर लेते हैं। सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, देखिए ये जो है बात आपकी बिल्कुल सही दे रखी है ना। जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने साथियों से अलग अलग तरीके की चीज़ें सीखता है क्योंकि वो बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है तो उससे वो कुछ और चीज़ों को सीखता है, ठीक है, और दूसरा बच्चा किसी और बच्चे से कुछ और चीज़ों को सीख लेता है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही दे रखा है, सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। देखिए श्रेणीबद्ध मैंने आप लोगों को बताया ना, ठीक है, सेग्रीगेशन करना, अलग थलग करना, है ना, नामांकित करना, लेबलिंग करना, ये सारे के सारे क्या होता है, निगेटिव वर्ड होते हैं, हमें ऐसे ऑप्शनों से दूर रहता है। तीनों बातें आपकी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर हमें पता चल गया ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें सबसे पॉजिटिव ऑप्शन को खोजना जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव हो, ठीक है। नेक्स्ट है, सुनने में असमर्थ बच्चा, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है सभी प्रकार के बच्चों को समाहित करने की बात करती है, बट कैसे, एज पर नीड, ठीक है, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके, है ना। तो अगर सुनने में असमर्थ बच्चा है तो उसको क्या किया जाए, चित्रात्मक चीज़ें उसके सामने प्रस्तुत की जाए, या फिर उसको अगर थोड़ा बहुत सुनाई देता है तो उसको क्लासरूम में आगे बैठाया जाए, है ना। तो इस तरीके से जो है उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाए, बट नियमित विद्यालय में ही भेजा जाए, है ना, जिससे बच्चे के अंदर हीन भावना ना आए। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे
उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए ये भी बात आपकी गलत दे रखी है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। देखिए यही बात जो है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है, समावेशी शिक्षा कहती है कि बच्चों को आप नियमित विद्यालय में ही भेजिए, है ना, बट क्या किया जाए, उसको उपयुक्त सुविधा, है ना, जैसी बच्चे की ज़रूरत है और साधन जो है उपलब्ध कराया जाए। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। देखिए ये बात कहना जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत हो जाएगी आपकी। हर बच्चा जो है अपने आप में यूनिक है, अनोखा है। अगर उसको जो है अच्छी तरीके से चीज़ें प्रोवाइड की जाए तो वो क्या कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। आपने देखा ही होगा जो बच्चे किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होती है उनके अंदर, वो कहीं ना कहीं जो है अलग अलग तरीके की चीज़ें, किसी जैसे कि आप लुइस ब्रेल को ले लीजिए, ठीक है, जिन्होंने कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, और उनकी जो दोनों आंखें थी वो जो अपने पिता के साथ में खेल रहे थे तो चली गई थी, फिर भी जो है उन्होंने एक बड़ी जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, एक बड़ा जो है कार्य किया। तो ये कहीं ना कहीं जो है ऐसे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर कटेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये मैंने आपको ऐसा ही नहीं बताया, आपसे एग्जाम में पूछता है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो लुइस ब्रेल ने, है ना। ईवीएस का ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। देखिए क्या दे रखा है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ये बात जो है आपके यहाँ पर गलत दे रखी है, वो आक्रामक और कुंठित नहीं होता है ना, ये जो है आपके यहाँ पर गलत है। यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, ठीक है। जो प्रतिभावान बालक है यानी गिफ्टेड चाइल्ड है, तो अगर आप उसको सामान्य बच्चों की तरह ही कार्य देंगे तो वो क्या करेगा, कार्य को बहुत ही जल्दी समाप्त कर लेगा, है ना, क्योंकि इस बच्चे की जो थिंकिंग स्किल होती है काफ़ी अच्छी होती है, आईक्यू लेवल भी इनका अच्छा होता है ना। तो ये क्या होता है, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, तो ऐसे बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, है ना। मैंने आप लोग को भी बताया एज पर नीड, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ और सिर्फ जिस बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है उसी को जो है चीज़ें प्रोवाइड की जाए, नहीं, गिफ्टेड बच्चे को भी, है ना, ये क्या होता है, विशेष बालक होते हैं, तो इनको भी जो है एज पर नीड एजुकेशन देनी चाहिए। इनको क्या देना चाहिए, चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, एवरेज बच्चों की तरह इनको कार्य नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये क्या करेंगे, क्लासरूम में बोरियत महसूस करेंगे, निरस्ता महसूस करेंगे, है ना। तो आपका यही बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखी है, तो इसलिए इनको चुनौतीपूर्ण जो है कार्य देना चाहिए। अगर आप चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं देंगे इनको तो ये क्या करेंगे, कक्षा में कम प्रेरित अनुभव करेंगे, है ना, और साथ ही साथ कक्षा में एक उबन महसूस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कम टाइम में चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। एक बच्चा अगर जो एवरेज बच्चा है वो एक चीज़ को 10 मिनट में सॉल्व कर रहा है, तो हो सकता है कि जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो 1 ही मिनट में सॉल्व कर ले, है ना। तो इसलिए जो है ये क्लासरूम में बोरियत महसूस करते हैं, तो इनको चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए। तो आपके यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। वे बहुत ही तुनक मिजाज होता है, देखिए ये बात कहना आपकी गलत है, वे रश्मि व्यवहार करता है, जैसे कि हाथ थपथपाना, डोलना आदि, ये बातें जो है आपके यहाँ पर गलत है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, देखिए जब आप बच्चे को किसी छोटी छोटी उपलब्धि को बार बार पुरस्कार देते हैं तो ऐसा क्या होता है, ऐसे में कि बच्चे क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पुरस्कार के लिए ही चीज़ों को करने लगता है। अगर आप उसको पुरस्कार नहीं देंगे तो चीज़ वो नहीं पढ़ने आएगा, ठीक है, अगर आप उसको पुरस्कार देंगे तो वो पढ़ने आएगा। तो ऐसे में बच्चों को जो है पुरस्कार नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। पुरस्कार जो है किसी बड़ी उपलब्धि पे, ठीक है, एक आध बार हो गया तो हो गया, लेकिन बार बार जो है बच्चों को पुरस्कार नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बच्चा फिर पुरस्कार के लिए ही कार्य करने लगता है, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, है ना। नेक्स्ट क्या है, ड्रिल और अभ्यास के दौरान, अभी मैंने आप लोगों को बताया ड्रिल, ठीक है, प्रैक्टिस करना रोड मेमोराइजेशन को कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देगा। तो इसकी बात आपकी एनसीएफ भी और एनईपी भी दोनों ही क्या कहती है कि हमें रोड मेमोराइजेशन को, रोड लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, देखिए कंपटीशन को हमें बढ़ावा नहीं देना है ना, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। देखिए क्या दे रखा था, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभाविक अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है, जब विषय वस्तु को उसके रियल लाइफ के साथ में जोड़े, है ना। यही आपकी क्या कहती है, एनईपी भी कहती है और एनसीएफ भी कहता है कि हमें बच्चे की वास्तविक दुनिया से चीज़ों को जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तीनों की तीनों बातें आपकी यहाँ पर गलत दे रखी थी। नेक्स्ट है, देखिए क्या दे रखा है,
बच्चों के बारे में लिखित कथनों में से कौन से सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं। देखिए, निष्क्रिय नहीं प्राप्त करता होता बच्चा, क्या होता है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता होता है। बच्चे क्या होते हैं, जानकारी के सक्रिय प्राप्त करता होते हैं। तो यहाँ पर निष्क्रिय दे रखा है, तो फर्स्ट तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। अब देखिए, जिस भी ऑप्शन में आपका फर्स्ट दे रखा है वो ऑप्शन आपका गलत। तो हमें पता चल गया हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन को कट करके और बाकी के जो है हमें ऑप्शन अपने आप ही पता चल जाएंगे। कुछ क्वेश्चनों में ऐसा होता है, सभी क्वेश्चनों में ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल जो है आपकी बात सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये बात कौन की है, जीन प्याजे ने, है ना। ये क्या कहते हैं, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कहते हैं। तो ये भी बात जो है आपकी दोनों सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, सक्रिय खोज करता है। तो ये तीनों की तीनों बातें आपके यहाँ पर सही दे रखी है। यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है आपका गलत है, तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय को अपने आप समझ जाना। देखिए, ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। जब तक हम पुराने प्रीवियस नॉलेज को नहीं जानेंगे तब तक हम नए ज्ञान को नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, विद्यार्थी जो चीज़ें जानता है, जो चीज़ें उसने अपने समाज में देखी है, संस्कृति में देखी है, आसपास के वातावरण में देखी है, उससे थोड़ा बहुत जो है रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाना चाहिए, यानी कि उसके वास्तविक दुनिया से चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। बट यहाँ पर दे रखा है कि पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना, तो ये तो आपका होगा नहीं। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया, याद करना रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा की बात नहीं करता है आपके एनईपी भी और एनसीएफ भी। नेक्स्ट क्या दे रखा है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये ऑप्शन आपका कुछ ठीक लग रहा है, बट बाकी के ऑप्शन भी यहाँ पर डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो हमें पता चल गया ये ऑप्शन भी होगा नहीं, क्योंकि हमें विद्यार्थियों को दंड पुरस्कार नहीं देना। अगर आप दंड देंगे तो वो दंड से बचने के लिए कार्य को करेगा फिर, है ना। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना चाहिए ताकि उनमें जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो, और जो है अच्छी तरीके से वो चीज़ों को सीख पाए, खुद तर्क करें, है ना। तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही दे रखा है। अगर बच्चा अनुभव करेगा कि वो महत्वपूर्ण है, क्लासरूम में उसकी ज़रूरतों को महत्व दिया जा रहा है, उसके इंटरेस्ट को महत्व दिया जाएगा, तो वो अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका सही दे रखा है। जहाँ शिक्षक एकाधिकार है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, है ना। जो आपकी एनईपी एनसीएफ वो किसकी बात करती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है, बाल केंद्र शिक्षा की बात करती है, जिसमें कि टीचर्स और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होने चाहिए। शिक्षक और छात्र दोनों ही क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। देखिए, मूल रूप से सिर्फ पढ़ने लिखने पर, संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान देना, ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी, है ना। हमें बच्चे का सभी प्रकार का डेवलपमेंट करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, उसका जो है संवेगात्मक पक्ष को भी जानना है। ठीक है, सभी बच्चों को जो है यहाँ पर उसका विकास करना है। ठीक है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने की उपेक्षा करता है। हमें क्या चाहिए, एक्टिव चाहिए, सक्रिय चाहिए बच्चे, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए याद रखा है, एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवा को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ठीक है, कि बात तो आपकी तीनों सही है ना। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से ही भंडारित होती है, आपकी कौन बात कहता है, जीन प्याजे कहते हैं ना। और उसके बाद में बच्चे में क्या हो गया, पक्षी का प्रत्यय जो है विकसित हो गया। तभी तो बता रहा है कि देखिए ये कौवा जो है उड़ता हुआ है, ठीक है, ये एक पक्षी है। ठीक है, तो पक्षी का जो है उसके अंदर संप्रत्यय विकसित हो गया, बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तीनों की तीनों बातें क्या आपकी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो देखिए ये कहीं ना कहीं कंपटीशन को बढ़ावा देना हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। देखिए इस तरीके की बातें क्या होती है, गलत होती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या है, यूनिक है, अनोखा है, और प्रत्येक बच्चा अपनी कैपेसिटी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखता है ना। तो वो ऐसे में अगर उससे कहना है कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो, वो जैसा कर रहा है वैसे क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। हो सकता है वो बच्चा अलग तरीके से चीज़ों को सीखे और ये बच्चा अलग तरीके से चीज़ों को सीखे। तो बच्चे के अंदर कंपटीशन प्रतियोगिता नहीं करानी है हमें, और ना ही एक बच्चे से दूसरे बच्चे की कंपेयर करनी है। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। देखिए मैंने आप लोग को बताया बच्चे को पुरस्कार नहीं देना है ना, किसी काम को पूरा करने के लिए पुरस्कार देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, गलत होती है। एक तरीके से आप क्या दे रहे हैं, बच्चों को लालच दे रहे हैं। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। देखिए ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट हो जाएगा। बच्चे को क्या करना चाहिए, इसे करने की कोशिश करो, ट्राई करो, तुम सीख जाओगे। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है धीरे धीरे उस काम को करेगा और यहाँ पर चीज़ों को सीख जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हुए ये भी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड होती रहे। मैंने ईवीएस की भी क्लासेस कराई है, 3rd to 5th की एनसीईआरटी मैंने पूरा बेसिक से कवर कराया। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और एक क्लास जो आप सभी के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने अगली बार जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने 7 जनवरी को आप लोगों की एक मैराथन कराई थी ईवीएस की, है ना, पेपर 1 के लिए। तो आप एक बार उस मैराथन को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपके कराए हुए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी पेपर 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ईवीएस का, ठीक है, तो आप लोग एक बार उस मैराथन को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से ही आपके जो 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो मैराथन इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को ईवीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप लोगों को कराऊंगी, है ना। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मैराथन ईवीएस की पूरी मिल जाएगी। वैसे मैंने ईवीएस की पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप लोगों को करा दिए, तो चाहो तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो, या फिर जो मैं न्यू सीरीज स्टार्ट करूँगी उसको भी देख सकते हैं ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, बट उस मैराथन को आप लोग जरूर देखिएगा, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए हुए हैं, नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट है, हैंड रिटन नोट्स है। ऐसा नहीं कि आपको कोई उसके लिए पेमेंट करने है, चार्ज करने हैं, बिल्कुल फ्री नोट्स है। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग खुद के नोट्स ही प्रिपेयर करो, बट जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, जैसे कि हाउस वाइफ हो गई या फिर जो लोग भी बाहर जा करके जॉब करते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ये नोट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग जो है उन नोट्स को एक बार जरूर रीड करें, इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। आप लोग खुद एक बार रीड करके देख लीजिए कि आपको वहाँ से हेल्प मिल रही है या फिर नहीं। तो एक बार उन नोट्स को रीड करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।